नमस्कार, हेलो, मैं हूँ अरुण कुमार और आपके अपने होना चाहिए चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और मोस्ट वेलकम। डियर फ्रेंड्स, दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग समाज की चर्चा करेंगे, समाज के बारे में सीखेंगे। वैसे 10th क्लास के बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस टॉपिक होता है उनके एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग समाज किसे कहते हैं ये देखेंगे, ये सीखेंगे। समाज की क्या परिभाषा होती है, उस परिभाषा को देखेंगे, उसकी डेफिनेशन को देखेंगे। उसके बाद समाज के जो भेद होते हैं, उन भेदों की चर्चा करेंगे, उन भेदों को पढ़ेंगे, सीखेंगे। उसके बाद उनके कुछ उदाहरण हैं, समाज के कुछ उदाहरण हैं, उन उदाहरणों को भी सीखेंगे। तो हमेशा की तरह आज के इस वीडियो में क्या हम सीखेंगे, क्या देखेंगे मैंने आपको बताया। उसके साथ ये वीडियो किसके लिए ज़रूरी है, तो 10th 12th क्लास के जो बच्चे हैं उनके लिए, चाहे वो किसी भी बोर्ड से रिलेटेड हो, चाहे सीबीएसई के हो, चाहे किसी भी स्टेट बोर्ड के हो, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसके साथ जो नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय की टीचर्स के लिए, टीजीटी एंड टीजीटी के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो वहाँ नौकरी करना चाहते हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। उसके साथ जो लोक सेवा आयोग हैं और हर एक राज्य की जो लोक सेवा आयोग की परीक्षाएँ होती है, उनकी प्रिपरेशन करने वाले मेरे बंधुओं के लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज हम सीखते हैं समास। पहले तो ये जानिए कि समास क्या होता है। वैसे समास का तात्पर्य होता है संक्षिप्तीकरण, यानी छोटा करना। संक्षिप्त का मतलब क्या होता है? छोटा करना। तो समास का तात्पर्य हो गया संक्षिप्तीकरण। हिंदी व्याकरण में समास का शाब्दिक अर्थ होता है, लिटरेरी मीनिंग जिसे कहते हैं, शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त रूप, छोटा रूप। अगर हम परिभाषा की बात करें, डेफिनेशन की अगर बात करें, तो हम ये कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है, उसे हिंदी में समास कहते हैं। जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया छोटा शब्द बनता है, उसे हिंदी में समास कहते हैं। अगर दूसरे भाषा में हम कहें, दूसरे शब्दों में हम कहें, तो ये कह सकते हैं कि समास वह क्रिया है जिसके द्वारा कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट होता है। यूँ मान के चलिए कि जैसे हम गागर में सागर कहते हैं, है ना? छोटे से इसमें बहुत बड़ा अर्थ। तो यहाँ पर यही मान के चलिए कि कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट यहाँ पर होता है। तो ये हो गई समास, ये हो गया समास का अर्थ, समास की परिभाषा। देखिए कुछ एग्ज़ाम्पल मैं आपके सामने रखता हूँ स्लाइड के माध्यम से। जैसे रसोई घर है, उसे ऐसे कहा जाता है रसोई के लिए घर। इतना बड़ा बोलने से उसको संक्षेप कर देते हैं रसोई घर। है ना? पढ़ने में भी अच्छा लगता है, लिखने में भी अच्छा लगता है। उसके बाद चिड़िया के लिए घर। अगर हम बोलेंगे कि हम चिड़िया के लिए घर होता है वो देखने गए, तो बोलने में भी अटपटा सा लगता है और सुनने में भी। उसके बजाय अगर हम ये कहें कि हम चिड़ियाघर देखने गए थे, तो सुनने में भी अच्छा लगता है और लिखने में भी आसान। उसके साथ नील और कमल, ये कहने से बेटर है नीलकमल कहें। राजा का पुत्र, ये कहने से अच्छा है राजपुत्र। यहाँ पर हमने क्या देखा? रसोई के लिए घर, इसके लिए छोटा शब्द आया लेकिन अर्थपूर्ण, छोटा लेकिन अर्थपूर्ण। एक शब्द आया रसोई घर। दूसरा चिड़िया के लिए घर, उसके लिए छोटा पर महत्वपूर्ण शब्द आया चिड़ियाघर। नील कमल के लिए शब्द आया नील और कमल, ये इसके लिए शब्द आया नीलकमल। और राजा का पुत्र ये कहने की बजाय वहाँ शब्द आया राजपुत्र। तो इन सारे उदाहरणों से हमें क्या पता चलता है कि क्रिया का यहाँ छोटा से छोटा रूप होता है और वो भी अर्थपूर्ण होता है, इसीलिए इसे समास कहते हैं। और हम ये भी कह सकते हैं कि समास से जो वाक्य होते हैं उनकी शोभा बढ़ती है। उनकी जो सो जो वाक्य जो होते हैं उनमें एक प्रकार से एक चमक सी आ जाती है ऐसे शब्द के प्रयोग करने से। अब ये हम ये समझते हैं कि समाज में दो पद होते हैं, दो पद होते हैं। अब उसमें
पहला जो पद होता है उसे पूर्व पद कहते हैं, पूर्व पद। और दूसरा जो होता है उसे उत्तर पद कहते हैं। पहले पद को पूर्व पद कहते हैं और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। और इन दोनों के रूप से जो नया शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं। व्याकरण में आप जैसे भी कोई वीडियो देखोगे या ग्रामर की बुक पढ़ोगे तो ये शब्द आपको बार बार सुनने को आएगा। उसके पूर्व पद में ये है, उसके उत्तर पद में ये है, फिर दोनों मिलके ये समस्त पद ये बना। तो ये आपके यहाँ पे कंसेप्ट आपको क्लियर कर देता हूँ कि समाज में रचना के दो पद, पहले पद को पूर्व पद कहा जाएगा और उसके बाद के पद को उत्तर पद। दोनों से जो नया शब्द बनेगा उसे कहा जाएगा समस्त पद। तो देखिए हम अभी आज वैसे समास के भेद देखते हैं। वैसे समास के कुल 6 भेद होते हैं। समास के केवल समास के कुल टोटल 6 भेद होते हैं। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। ये 6 भेद होते हैं। तो आज हम क्या करेंगे, आज के इस वीडियो में हम 3 भेद सीखेंगे। समास के कुल 6 भेद होते हैं, उसमें से 3 भेद सीखेंगे और 3 भेद के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा, ताकि आप लोगों को समझ में उसमें आसानी हो। पहला समास द्वंद्व समास। अब देखिए द्वंद्व का लिटरेरी मीनिंग क्या होता है? हम कहते हैं कि भारत-पाकिस्तान में द्वंद्व हो रहा है ना? द्वंद्व का मतलब क्या होता है? एक दूसरे के सामने आना, एक दूसरे के भिड़ना, दोनों में युद्ध वगैरह होना, मतलब दोनों का इम्पोर्टेंस होना। तो जिस समास में पूर्व पद, पहले पूर्व पद क्या होता है हमने पहले देखा है। तो जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान हो, प्रधान का मतलब दोनों का इम्पोर्टेंस हो, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों का इम्पोर्टेंस सेम हो और वहाँ अर्थ की दृष्टि से दोनों का सेपरेट अस्तित्व हो, वहाँ उनको एक संयोजक चिन्ह से वहाँ लोप हो जाता हो, दोनों के बीच में संयोजक चिन्ह का लोप हो जाता हो, वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों भी इम्पोर्टेंस होते हैं, दोनों भी प्रधान होते हैं, अर्थात दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है और उनके मध्य संयोजक चिन्ह का लोप होता है, वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। आपको क्या देखना है कि अगर आपको कहा जाएगा कि निम्नलिखित शब्दों में से द्वंद्व समास पहचानिए, तो आपको क्या देखना है? दोनों पद इम्पोर्टेंस हो, ओके? दोनों का सेपरेट अस्तित्व हो। उसके साथ उसमें जो संयोजक चिन्ह जो है वो ना लगे, वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। एग्ज़ाम्पल से समझिए, जैसे माता-पिता, माता-पिता के बीच में क्या है देखो मैंने जो एग्ज़ाम्पल आपको दिए हैं, उसमें आपको येलो कलर में जो है मैंने और लिख के दिया है। वो क्यों? क्योंकि वो संयोजक शब्द हैं। वो संयोजक का अर्थ क्या होता है? दोनों को जोड़ने वाला, है ना? संयोजक का लिटरल मीनिंग क्या होता है? दोनों को जोड़ना। तो यहाँ पर माता और पिता, इसके बीच में और शब्द है, लेकिन जब इसका समास बनता है, तो और शब्द निकल जाता है और केवल माता-पिता बनता है। वैसे राम-कृष्ण, राम और कृष्ण इसे कहते हैं राम और कृष्ण, इसमें से और शब्द निकाला जाता है, फिर बनता है राम-कृष्ण। फिर भाई-बहन, भाई और बहन, इसमें और जो है ये संयोजक शब्द है, ये इसे नहीं लगा है। पाप और पुण्य, आप पुण्य का अगर हमें समास करने के लिए कहा गया, तो हम उसमें से और निकाल देंगे और शब्द बनेगा पाप पुण्य। इसमें पाप भी जो इम्पोर्टेंस है, पुण्य भी इम्पोर्टेंस है। माता-पिता में माता भी इम्पोर्टेंस है, पिता भी इम्पोर्टेंस है। मतलब माता हो गई पूर्व पद, पिता उत्तर पद, दोनों भी पद इम्पोर्टेंस है यहाँ पर। उसके साथ राम-कृष्ण, राम और कृष्ण दोनों भी पद इम्पोर्टेंस है। तो द्वंद्व समाज में हमने क्या देखा, द्वंद्व समास वहाँ होता है कि उसमें दोनों भी पद, पूर्व पद, उत्तर पद दोनों भी इम्पोर्टेंस होते हैं, दोनों का अपना-अपना अस्तित्व होता है और उनमें संयोजक शब्द नहीं होता, वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। दूसरा समास, द्विगु समास। द्विगु समास की क्या पहचान है? द्विगु समास के एग्ज़ाम्पल देखिए फिर आपको समझाता हूँ। नवरत्न, सप्तदीप, त्रिभुवन, सप्तमंजिल। सुन रहे हो ना आप? नवरत्न, सप्तद्वीप, त्रिभुवन, सप्तमंजिल। जैसे मैं इन शब्दों का उच्चारण कर रहा हूँ, तो आपको ये समझ में आ रहा है कि कोई संख्या के बारे में बोल रहा हूँ। इस शब्दों के आदि, इस शब्दों के आगे कोई संख्यावाचक शब्द हैं। 9,
सप्त, त्रि, सत मतलब 7, है ना? तो द्विगु समास जिस समाज में पूर्व पद संख्यावाचक हो, पूर्व पद तो पता है ना आपको, जैसे हमने पहले सीखा, पूर्व पद मतलब पहला पद। तो जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक हो, वहाँ द्विगु समास होता है। जैसे नवरत्न, ठीक है? यहाँ एग्जाम्पल में मैंने आपको जो संख्यावाचक शब्द है, उनको ब्लैक कलर में लिख के दिया है। 9, 7, 3, 7, नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। इसका समास क्या बनेगा? नवरत्न। 7 दीपों का समूह, इसका क्या समास बनेगा? द्विगु समास बनेगा और सप्तदीप बनेगा। 3 भुवनों का समूह, 3 घरों का समूह त्रिभुवन। 7 मंजिलों का समूह, ये बना सप्तमंजिल, सप्तमंजिल, है ना? तो इस प्रकार से द्विगु समास में पूर्व पद जो है वो संख्यावाचक होता है। समझ गए आप? तो देखिए उसके बाद आता है तत्पुरुष समास। इसके भी पहले एग्जाम्पल देखिए, विद्यालय, विद्या के लिए आलय, विद्या के लिए आलय, इसका समझ बना विद्यालय। दूसरा, मुंह को तोड़ने वाला, मुंह को तोड़ने वाला, इसका समास बना मुंह तोड़। जन्म से अंधा, इसकी जगह हो गया जन्मांध। अगर हम बातचीत करते वैसे कहते कि मान लीजिए कि सूर जन्म से अंधे थे, तो ये बोलने में अटपटा लगता है, सुनने को भी अटपटा लगता है, और जिसके बारे में हम कहते हैं उसे भी बुरा लग सकता है। तो उसकी जगह हम जन्मांध अगर कहते हैं, सूर जन्मांध थे, तो उतना वो बुरा नहीं लगता है। उसके बाद देखिए, फिर इसकी पहचान देखिए क्या है। इस समास में दूसरा पद, उत्तर पद जिसे कहते हैं, तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें क्या होता है? दूसरा पद जो है वो प्रधान होता है, और इसमें कर्ता संबोधन कारक को छोड़कर बाकी के 6 कारक चिन्ह इनका प्रयोग होता है। कारक आपको मैं अलग से इसके लिए वीडियो बनाऊँगा। अगर आपको कारक किसे कहते हैं ये अगर आइडिया है, वो तो बहुत अच्छी बात है। तो कारक के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा। यहाँ समझिए, इसमें कारक भी होते हैं। जैसे कारक कौन-कौन से होते हैं? कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक आदि सब कारक होते हैं। तो तत्पुरुष समाज में ये कारक लगे हुए होते हैं। कहाँ लगे होते हैं? देखो मैंने येलो कलर में वो लगा के दिए आपको। जैसे पहला उदाहरण देखिए, विद्यालय, विद्या के लिए आलय, इसमें के जो है ये क्या है? कारक है। दूसरे उदाहरण में देखिए, मुंह को तोड़ने वाला, को लगा, ये को क्या है? कारक है। उसके बाद जन्म से अंधा में से लगा, से ये क्या है? कारक है। तो तत्पुरुष समास की क्या पहचान है? तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, और दूसरी बात इसमें कारक लगे होते हैं। तो जहाँ दूसरा पद इम्पोर्टेंस हो और जहाँ कारक लगे हो, वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। तो डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने क्या देखा? आज के इस वीडियो में हमने समास किसे कहते हैं, समास की क्या परिभाषा है, समास के कुल भेद 6 होते हैं, उनमें से 3 भेद जो है इस वीडियो में हमने सीखे हैं, उसको पढ़े हैं। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो में मैंने आपके साथ समाज के बारे में जो चर्चा की, समाज के बारे में जो कुछ आपके साथ ज्ञान, नॉलेज साझा किया, वो आपको उपयुक्त होगा, आपको समझ में आया होगा, और फ्यूचर में भी आपको उससे लाभ होगा। तो हमेशा की तरह इस बार भी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन इम्पोर्टेंस लगती है, इन्फॉर्मेशन आपको लगता है कि कुछ सीखने को मिलेगा, अच्छी इन्फॉर्मेशन है, तो आपके होना चाहिए इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, इसके साथ शेयर कीजिएगा, और शेयर करने के साथ-साथ कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा। जैसे कि मैं आपको हमेशा कहता हूँ, इसमें आपको कुछ समास क्या-क्या समझा है, वो आप कमेंट्स करके फिर से बताइए, ताकि नए वीडियो में हम लोग उसको क्लियर कर सकें या उसके आंसर मैं आपको दे सकूँ। तो आज की इस वीडियो के लिए हम यही रुकते हैं। इस वीडियो का दूसरा हिस्सा जल्दी ही आपके सामने आएगा। बाकी के बचे हुए 3 समास उसमें हम लोग सीखेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।